पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन जेनरन के शेनमू पीक के अंदर आ चुका था, लेकिन उसके यहाँ आने की वजह से मास्टर फेंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि आखिर लिन अंडरवर्ल्ड को छोड़कर और उसकी परमिशन के खिलाफ जाकर वो यहाँ पर क्यों आया। उसे लग रहा था कि जेनरन ने ही लिन को उकसाया है तो वो यहाँ पर आ गया, इसलिए वो जेनरन को चिल्लाने के लिए जाता है कि लिन से दूर रहने के लिए, लेकिन जेनरन तो उसे वहाँ से भगा ही देता है कि उसको कोई मतलब नहीं है मास्टर फेंग से ना ही लिन से। इसके बाद जेनरन जब एक जगह पर आता है तो उसे वहाँ पर उसकी पुरानी लाइफ वाली कैट मिलती है जो कि एक थंडर पावर वाली कैट है। जेनरन उसको याद दिलाने की कोशिश करता है कि मैं वही मास्टर जेन हूँ जो पिछली लाइफ में तुम्हारे साथ रहा करता था। इस वजह से वो थंडर कैट जेनरन को पहचान लेती है और वो उसके साथ हो चुकी थी। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम शहर का सीन देखते हैं जहाँ पर एक सुहानी सी रात थी। सभी लोग अपने काम में लगे हुए थे क्योंकि रात का टाइम था तो सभी अपने अपने काम खत्म करके घर की तरफ जा रहे थे। वहीं शहर के किनारे एक समुंदर मौजूद था। उसी समुंदर के कोने पे बैठकर एक बाप और उसका छोटा सा बेटा कैंडल वगैरह जलाकर पानी में बहा रहे होते हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि यहाँ पर क्या गड़बड़ी होने वाली है। जैसे वो लोग यहाँ पर बैठे ही थे कि तभी समुद्र के अंदर हलचल होने लग जाती है। उन्हें समझ तो नहीं आता कि आखिर ये हलचल क्यों हो रही है, लेकिन वो समझ चुके थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने वाली है। तो वो बाप अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन जैसे वो लोग यहाँ से थोड़ी दूर जा पाते इससे पहले ही समुद्र के अंदर से एक बहुत ही भयानक मॉन्स्टर निकल कर उस बच्चे के बाप की वहीं पर जान ले लेता है। बहुत बुरा हुआ था बेचारे के साथ। और इसी सीन के साथ ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हम सिस्टर जाओ को देखते हैं जो शेनमू पीक के अंदर बैठी हुई थी। वो वहाँ पर कह रही होती कि मुझे पता चला कि जेनरन थोड़ा सा बीमार है। हालांकि मैं भी यहाँ पर धीरे धीरे करते हुए थोड़ी बीमार होते जा रही हूँ क्योंकि सर्दियों का टाइम आ रहा है, लेकिन तब भी मैंने अपनी कल्टीवेशन करना नहीं रोका। मैं कल्टीवेशन कर रही हूँ तो जितने भी मेरी तबीयत खराब वगैरह है वो धीरे धीरे करते हुए रिकवर हो जा रही है। लेकिन जेनरन तो कल्टीवेशन करने के लिए तैयार ही नहीं है। उसका सिर्फ एक ही काम है जो शेनमू पीक के बरामदे में जाना, वहाँ पर लकड़ी की कुर्सी पे लेटे रहना, दारू पीते रहना और अपने बंदरों से बातें करते रहना। इसके अलावा वो जल्दी कुछ करता ही नहीं है। वो मुझे तो कह रहा था कि मुझे अपनी प्रैक्टिस करनी है और कल्टीवेशन करनी है, लेकिन इसका क्या, ये तो कल्टीवेशन करने का नाम ही नहीं लेता है। शायद वो बीमार है इस वजह से कल्टीवेशन नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि ये बीमार नहीं भी रहता ना तो भी कल्टीवेशन नहीं करता। ऐसा ये खुद को मानता है कि इसके पास दुनिया भर का ज्ञान है तो उसको कल्टीवेशन करने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद वहाँ पर लिन भी पहुंच जाता है जो कि थोड़े थोड़े टाइम पे यहाँ पर जेनरन से मिलने के लिए आया करता है। वो यहाँ से शेनमू पीक के अंदर भी आता है और शहर भी चला जाता है ताकि किंशन सेक्ट में देख सके कि वहाँ पर क्या हो रहा है। और वहाँ पर उसको जो भी खबर वगैरह मिलती तो वो किंशन सेक्ट की खबर लेकर जेनरन को लाकर दिया करता था, क्योंकि जेनरन तो अब यहाँ पर शेनमू पीक के अंदर ही रह चुका है। बाहर क्या हो रहा है उसके बारे में उसे कोई खबर नहीं रहती थी, तो ये काम लिन ही किया करता था। इस बार जब वो आया था तो वो जेनरन के लिए एक खबर लेकर आया होता है। वो जेनरन को शराब देते हुए ये बता रहा था कि मैंने देखा है कि शहर के अंदर ना अचानक से समुद्र के अंदर से बहुत ही खतरनाक तरीके के मॉन्स्टर बाहर निकल कर आने लग गए। उन्होंने देखते ही देखते हजारों की तादाद में समुद्र के किनारे जितने भी लोग बसे हुए थे उन सभी को मार दिया। पूरे के पूरे शहर में बिल्कुल अफरा तफरी मच चुकी है। अनगिनत लोग इसमें मारे जा चुके हैं। इस वजह से किंशन सेट के सबसे खास डिसाइपल को सिलेक्ट किया गया है ताकि वो उन मॉन्स्टर का मुकाबला करते हुए उसे खत्म कर दे, वरना देखते ही देखते वो पूरे के पूरे शहर को ही खत्म कर देंगे। यही खबर लिन यहाँ पर जेनरन को देने के लिए आया हुआ था। जिसके बाद हम किंशन सेट का सीन देखते हैं। किंशन सेट में जाहिर सी बात है कि जिस पीक में शेनला और मास्टर फेंग शामिल है वहाँ के डिसाइपल ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उनको ही जिम्मेदारी दी जाती है और उन लोगों को तैयार किया जाता है ताकि वो मॉन्स्टर के साथ फाइट कर सके। शेनला और उसके पीक के जितने भी डिसाइपल वगैरह थे सभी लोगों को यहाँ पर तैयार किया जा रहा था ताकि वो लोग मॉन्स्टर के साथ फाइट कर सके। खास डिसाइपल की एक टीम बनाई गई थी जिस टीम का नाम डीमन स्लेइंग टीम रखा गया था। उनका यही काम था कि जो मॉन्स्टर जो डीमन की तरह है उन सभी को खत्म करना। सभी डिसाइपल जा चुके हैं मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए। तो वहीं लिन जो होता है वो जेनरन को अभी भी सारी चीजें बता रहा था। उसने डीमन स्लेइंग टीम के बारे में बताया होता है। वो कहता है कि मैंने शेनलाओ से बात की थी, वो कुछ कहना तो चाह रहा था लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं हुई। वो तुम्हारे बारे में ही कुछ कहने वाला था, लेकिन मास्टर और बाकियों के दबाव में आकर उसने कुछ नहीं कहा तुमसे। हाँ, एक और चीज मुझे याद आई कि युनशन नाम की एक लड़की है जो हमेशा तुम्हें याद किया करती है। तुम भी उसको जानते हो क्या? मुझे नहीं पता कि तुम उसको जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन वो लड़की है जो तुम्हें अक्सर याद करती रहती है और तुम्हारे बारे में मुझसे पूछती रहती है कि तुम कैसे हो। जेनरन कहता है कि हाँ मैं उस लड़की को जानता हूँ, अच्छी लड़की है लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं है। लिन बताता है कि वो इसी शेनमू पीक की डिसाइपल बनना चाहती है। तो क्या आप जब अगली बार कंपटीशन होगा और कंपटीशन खत्म होने के बाद जो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे उनको शेनमू पीक के अंदर शामिल करना चाहोगे? अगर ऐसा हुआ तो युनशन आपके सेक्ट में आना चाहती है। जेनरन कहता है कि नहीं, मुझे और कोई डिसाइपल नहीं चाहिए। आगे कितने भी कंपटीशन होंगे जो भी अच्छा परफॉर्मेंस भी दिखाएगा उसको मैं यहाँ पर नहीं लेने वाला। लेकिन सिस्टर जाओ कहती है कि नहीं, मैं तो लूंगी क्योंकि मैं यहाँ की पीक मास्टर हूँ और जो मैं कहूंगी वही होगा। तो जो भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है मैं उसको तो अगली बार के कंपटीशन के बाद
यहाँ पर लाने वाली हूँ। लिन भी वहाँ पर खड़े खड़े सोच रहा था कि यार ये जेनन तो अपनी कल्टीवेशन ना ही प्रैक्टिस कुछ भी नहीं करता है, तो ये ऐसे बैठे बैठे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। उसके अंदर हिम्मत तो नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी वो आखिरकार पूछ लेता है कि आपने प्रैक्टिस वगैरह नहीं की क्या? आपको प्रैक्टिस करना है तो चलो साथ में चलते हैं, क्योंकि मुझे भी प्रैक्टिस करनी है, तो हम दोनों साथ में ही प्रैक्टिस कर लेंगे। जिस पर जेनन कहता है कि देखो मैं यहाँ पर लेटा हुआ हूँ ना, उसको भी प्रैक्टिस ही कहते हैं। जरूरी नहीं कि तुम हाथ पैर चलाओ तो ही तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, तुम माइंड से भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। अपने माइंड को रिलैक्स देना और उसके अंदर अलग अलग तरह की टेक्निक को समझना, ये भी एक तरह की प्रैक्टिस ही होती है। ये सुनकर तो बेचारे लिन की बोलती बंद हो गई थी कि अब वो क्या ही कहे। उसकी तो बोलती बंद ही कर दी यहाँ पर जेनरन ने। लेकिन उसको तो स्वॉर्डमैनशिप की थोड़ी बहुत टेक्निक सीखनी थी, तो वो जेनरन से कहता है कि आप मुझे कुछ टेक्निक सिखा, मैं ऐसी टेक्निक को सीखना चाहता हूँ। जिस पर जेनरन उसे शेनमू पीक के अंदर लाता है और वही टेक्निक वाली किताब दिखाता है जो कि ओल्ड मास्टर जेन ने यहाँ पर छोड़ी हुई थी। जेनरन लिन से कहता है कि अगर तुम चाहो ना तो तुम उस किताब को ले सकते हो, अगर तुम्हें उसमें से कोई टेक्निक पसंद आती है तो उसे प्रैक्टिस कर लेना। थोड़ी सी हार्ड होगी, लेकिन अगर तुम मेहनत करके उसे सीखना चाहो तो सीख सकते हो, आगे तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। लिन एकदम हैरान और एकदम बौखला चुका था कि अरे यार सच में ओल्ड मास्टर जेन की मुझे टेक्निक वाली किताब जेनरन ने इतनी आसानी से दे दी। इस किताब के बारे में तो मैंने सिर्फ आज तक के सुना था, आज पहली बार इसे अपने हाथों में पकड़कर देख रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है, मैं कैसे भी करके इनकी टेक्निक को सीख कर ही रहूंगा। वो जेनरन का बहुत ही अच्छी तरह से शुक्रिया भी करता है उसे ये किताब देने के लिए, क्योंकि इस किताब के अंदर बहुत ही अच्छी स्वॉर्डमैनशिप वाली टेक्निक वगैरह लिखी हुई है। उन्हें अच्छे से सीख कर लिन काफी अच्छा खुद की स्वॉर्डमैनशिप को कर सकता है। इसी वजह से वो इतना ज्यादा खुश था। जेनरन कहता है कि बस बस बहुत हो गया, कितना शुक्रिया करोगे, जाओ और प्रैक्टिस करो। जब प्रैक्टिस करके हो जाए ना तो इस किताब को लाकर यहीं पर रख देना। दूसरी तरफ हम शेनलॉ और बाकी डीमन स्लेइंग टीम के जो मेंबर थे उनको देखते हैं, जिन्होंने कई सारे मॉन्स्टरों को मार गिराया था। इन टीम का काम सफल रहा था, उन लोगों ने मॉन्स्टर को हराने की पूरी कोशिश की और वो उसे हरा भी पाए थे। उनमें से जो एक दूसरा टीम का मेंबर होता है वो एक मॉन्स्टर जो मरा हुआ था उसकी स्पिरिट कोर को बाहर निकालता है, और वो स्पिरिट कोर बाहर निकालने के बाद वो शेनलॉ को दे रहा था, क्योंकि हर एक मॉन्स्टर यहाँ पर जो थे वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो उनकी स्पिरिट कोर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है, जिसे खाने के बाद बंदा अपनी कल्टीवेशन में काफी ज्यादा इंक्रीमेंट हासिल कर सकता है। तो इसी वजह से वो शेनलॉ को वो स्पिरिट कोर दे रहा था। शेनलॉ उस स्पिरिट कोर को खा लेता है, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन फिर भी वो तकलीफ को बर्दाश्त कर लेता है। इसके बाद हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जब सर्दियां आ चुकी थी और पूरे के पूरे शेनमू पीक के अंदर बर्फ गिर गई होती है। पूरी एक बर्फ की चादर शेनमू पीक को ढक चुकी थी। इस चीज को देखकर सिस्टर जाओ कहती कि कितना सुंदर नजारा है, ऐसा लग रहा है कि शेनमू पीक को किसी ने व्हाइट कलर के मेकअप से कवर कर दिया, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। आज पहली बार मैं शेनमू पीक को इतना खूबसूरत देख पा रही हूँ। ये यहाँ पर खड़ी थी कि तभी वहाँ पर लिन दोबारा से आता है, जो जेनन के लिए एक और खबर लाया था कि मुझे पता चला है शेनलॉ को काफी ज्यादा चोट लगी है, वो एकदम घायल अवस्था में सेट में ले जाया गया है, वहाँ पर उसका इलाज हो रहा है, पता नहीं उसको क्या हुआ लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। इस चीज को सुनकर जेनन और सिस्टर जाओ दोनों हैरान हो जाते हैं कि शेनलॉ के साथ क्या हो गया। इसके बाद हमें फिर से कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है कि असल में शेनलॉ के साथ क्या हुआ। तो बात उसी टाइम की है जब डीमन स्लेइंग टीम मॉन्स्टर के ऊपर हमला करते हुए उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रही थी। उन सभी ने मिलकर काफी सारे मॉन्स्टर को मार गिराया था। उन लोगों को लग रहा था कि इतने ही मॉन्स्टर हैं जिनको उन लोगों ने मार गिराया, तो सिपाही वगैरह आकर जितनी भी मॉन्स्टर की लाशें थी उन सभी को ठिकाने लगाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, ताकि सभी को यहाँ से निकाल कर बाहर फेंक दिया जाए। लेकिन जैसे ही ये काम हो रहा था कि तभी अचानक से समुद्र के अंदर से एक बहुत ज्यादा जायंट बीस्ट बाहर निकल कर आया, जो कि ऐसा लग रहा था कि जितने मॉन्स्टर पहले आए थे उन सभी का किंग हो। वो बहुत ज्यादा भड़का हुआ था अपने साथियों के मरने की वजह से, तो उसने एक के बाद एक करते हुए सभी लोगों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। सभी टीम के मेंबर एक साथ वहाँ पर पहुंच जाते हैं और उन्होंने एक साथ अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन के किंग को वहाँ पर मार गिराया था। वो वहाँ पर मर गया होता है। सभी को लग रहा था कि यहाँ पर उनका काम खत्म हो गया, यहाँ पर टीम के मेंबर को कोई नुकसान भी नहीं हुआ और उन लोगों ने इस मॉन्स्टर को मार भी गिराया। लेकिन इस बात से सभी लोग हैरान थे कि शेनलॉ वहाँ पर दिखाई ही नहीं दे रहा था। तब एक मेंबर ने टीम के ही समुद्र के अंदर जाकर चेक किया तो उसे पता चला कि शेनलॉ तो अंदर ही जाकर गिर चुका है। उस बीस्ट के किंग ने जब हमला किया था तो उसके हमले में शेनलॉ घायल हो गया था। इस वजह से बाकी टीम मेंबर उसे बाहर निकालते हैं और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शेनलॉ होश में आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। न जाने उसके साथ क्या हो गया। इसके बाद सिस्टर जाओ जेनरल से कहती कि तो बताओ हम कब जाने वाले हैं शेनलॉ से मिलने के लिए, क्योंकि उसकी हालत खराब है तो हमें जाना चाहिए मिलने के लिए। और जेनरल कहता है कि नहीं, मैं नहीं चाहूंगा शेनलॉ से मिलने के लिए। इसके बाद वो उस टाइम की बात याद करने लगता है जब पहली बार शेनलॉ सेट में जॉइन होने के लिए जा रहा था। जेनरल ने उससे उसी टाइम कह दिया था कि जिस सफर पे तुम जा रहे हो ना वो सफर बहुत ज्यादा मुश्किलों भरा होगा, तो तुम्हें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। जो करना है तुम्हें खुद के दम पर करना होगा। अगर तुम किसी के ऊपर डिपेंड रहते
रहते हो या किसी के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो तो ये चीज सिर्फ तुम्हारे आगे के सफर को नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए मुझे भूल जाओ और हर एक चीज को भूल जाओ जिससे तुम क्लोज हो। जब तुम सब कुछ को भुला दोगे ना, उसके बाद ही तुम्हारा सफर तुम्हारे लिए आसान होगा। इसी वजह से ज़ेनरेन ने नहीं जाने का डिसाइड किया था कि वो शेनलॉ को नहीं देखने जाएगा, क्योंकि अगर वो उसके पास गया तो शेनलॉ की पुरानी यादें वापस से ताजा हो जाएगी। इस वजह से वो कमजोर पड़ने लगेगा। लेकिन अगर ज़ेनरेन उसके पास जाता ही नहीं है तो वो खुद की दम पे ही हिम्मत करके वापस से खड़ा होगा। ज़ेनरेन शेनलॉ की भलाई के लिए ही यहाँ पर ये कदम उठा रहा था। इसको सुनकर सिस्टर ज़ॉब भी एकदम हैरान रह जाती है। वो कह रही थी कि मुझे लग रहा था ज़ेनरेन एकदम रूथलेस बंदा है जिसे किसकी भी फिक्र नहीं, लेकिन आज मुझे पता चला कि ज़ेनरेन तो बहुत अच्छा इंसान है यार। शेनलॉ के लिए वो कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है। जब उसका सबसे अच्छा दोस्त है वो खुद चाह रहा है उससे मिलने जाए, लेकिन शेनलॉ की भलाई के लिए वो उसके पास जा तक नहीं रहा। अब तक कि मैं ज़ेनरेन को गलत समझते हुए आए थे, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग किस्म का बंदा है। ज़ेनरेन कहता है मैं शेनलॉ से मिलने के लिए तो शहर में नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ मुझे कुछ और काम है तो मैं उससे करने के लिए शहर में जरूर जाऊंगा ताकि वहाँ का नजारा देख सकूं कि असल में शहर में चल रहा क्या है। सिस्टर ज़ाओ कहती है कि पागल हो गए हो क्या, तुम यहाँ पर शेनमू पीक के मेंबर हो, अब बिना परमिशन के तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, तो तुम वैसे किस काम के लिए जा रहे हो, कोई काम तो है नहीं तुम्हारा शहर में। ज़ेनरेन कहता है कि हम भी तो किंशस सेट के 9 पीक के एक मेंबर है ना, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए जाना चाहिए। तो मैं जाऊंगा उन मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए ताकि शहर के लोगों को प्रोटेक्ट करने में मदद कर सकूं। ये सुनकर सिस्टर ज़ाओ कहती कि अच्छा ऐसी बात है तो बहुत अच्छा है, तो फिर एक काम करते हैं मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, हम दोनों जाएंगे शहर में और वहाँ देख कर आते हैं कि अगर कोई मॉन्स्टर वगैरह बचे हो या हमारी वहाँ पर जरूरत हो तो हम इस चीज में उनके काम आ पाए। ये दोनों तो यहाँ पर शहर जाने के लिए तैयार हो चुके थे, लेकिन लेन का कोई भरोसा नहीं था। ज़ेनरेन सिस्टर ज़ाओ से कहता है कि देखो तुम तो जाने के लिए तैयार हो, लेकिन तुम्हारी तो तबीयत भी खराब थी और तुमने अपना काफी टाइम से प्रैक्टिस भी नहीं किया, तो तुम जाने के लिए रेडी हो कि तुम्हें अपनी कल्टीवेशन वगैरह करनी है। सिस्टर ज़ाओ कहती है कि देखो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरी तबीयत पहले खराब थी लेकिन मेरी तबीयत अब ठीक हो चुकी है। यहाँ तक कि कल रात को मेहनत करके मैंने अपना ब्रेक थ्रू भी किया है, मैंने अपनी कल्टीवेशन में प्रोग्रेस हासिल की है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे वापस से और ज्यादा इतनी जल्दी मेहनत करने की जरूरत है। मैं कुछ टाइम तो ऐसा निकाल सकती हूँ, बाद में मैं फिर से अपनी कल्टीवेशन जारी रख लूंगी, इसलिए तुम कोई बहाना मत ढूंढो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल जाने वाली हूँ शहर के अंदर। ये सुनकर ज़ेनरेन भी हैरान रह जाता है। वो सिस्टर ज़ाओ से कहता है कि अरे वाह बड़ी जल्दी ब्रेक थ्रू कर लिया, मुझे लगा था कि तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन नहीं, बिल्कुल जैसा लोग कहते हैं कि तुम पैदा ही अच्छे टैलेंट के साथ हुई थी, तो वो बात सच है, तुम अपना टैलेंट दिखा भी रही हो अपने प्रोग्रेस में। इसके बाद ज़ेनरेन लिन के कमरे में आता है और वहाँ पर आने के बाद वो उसे देखता है तो लिन यहाँ पर अपना उसी मास्टर ज़ेन की किताब के अंदर से टेक्निक वगैरह को समझने की कोशिश कर रहा था। ज़ेनरेन लिन से कहता है कि देखो मैं शहर जा रहा हूँ सिस्टर ज़ाओ के साथ, अगर तुम्हें चलना है तो चल सकते हो या नहीं जाना तो तुम्हारी मर्जी है। लिन उस पर कहता है कि ठीक है मैं यहाँ पर नहीं जाऊंगा, मैं शेनमू पीक का ख्याल रखूंगा, क्योंकि वैसे भी तुम 2-3 दिनों के लिए ही जा रहे होगे, उसके बाद तो रिटर्न आ जाओगे, और वैसे भी मुझे यहाँ पर इस टेक्निक को सीखना भी है, तो तुम जाओ जब तक कि मैं 2-3 दिन के अंदर कोई ना कोई इसमें से टेक्निक सीख लूंगा, वो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। ज़ेनरेन कहता है कि ठीक है फिर जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो सही लगता है तुम वही करो, लेकिन हाँ अगर कभी किसी चीज की जरूरत पड़ जाए ना तो जो मेरे बंदर है उनसे कह लेना, वो तुम्हारा हर एक काम कर देंगे, ऐसा काम करेंगे जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते, इंसानों से ज्यादा अच्छी तरह से वो तुम्हें समझ पाएंगे। लिन एकदम हैरान था कि अरे यार ये कैसे बंदर है, बिल्कुल एडवांस है इसके बंदर, तो मैंने उनको देखा भी है, वो बहुत ज्यादा कमाल के बंदर है। चलो ठीक है अच्छी बात है कि मुझे यहाँ पर कोई ना कोई तो साथ मिलेगा। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ेनरेन नाव में बैठा हुआ था और वो अपनी थंडर कैट के साथ आगे बढ़ रहा था। वो अपनी थंडर कैट के साथ आपस में बातें कर रहा होता है, जहाँ वो थंडर कैट को शेनलॉ के बारे में बता रहा था कि कैसे वो उससे मिला और कैसे वो उसके साथ यहाँ तक कि अपना टाइम गुजारते हुए आया है। वो उसको बताता है कि शेनलॉ अभी जिस पीक में है उस पीक के डिसाइपल अभी काफी ज्यादा छोटे हैं, लेकिन छोटी उम्र में उन लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस हासिल किया है। इस वजह से मुझे भी लगता है कि शेनलॉ आगे जाकर बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन सकता है। कभी मुझे टाइम मिला तो मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा, वो तुम्हें बहुत पसंद करेगा। उसका आगे का सफर बहुत ज्यादा मुश्किलों भरा रहेगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपने सारे सफर को पूरा करेगा और हर खतरों को पार करते हुए जो भी वो बनना चाहता है वो उसमें जरूर बनकर दिखाएगा। इतनी कम उम्र में ही वो इतने खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ने के लिए चला भी गया, जो कि सिर्फ हिम्मत वालों का काम है। हिम्मत वालों के अलावा कोई भी जल्दी ऐसा तो काम नहीं कर सकता। इसी तरह से वो लोग आपस में बातें कर रहे होते। ज़ेनरेन की जो थंडर कैट थी उसको बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी, उसे नाव के आसपास काफी सारी मछलियां दिखाई देती है, लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं पा रही थी। बिल्ली कहती है इनकी भैंस की टंग तो मेरे हाथ में आई नहीं रही, चलो मैं अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करके इन लोगों को एक बार में खत्म कर देती हूँ। तो वो अपना पैर डालती है पानी के अंदर और हल्की सी थंडर पावर को एक्टिवेट कर लेती है। इस वजह से तो आसपास की जितनी मछलियां थी वो सब एक बार में ही मर चुकी थी उस थंडर कैट के थंडर की पावर की वजह से। इसके बाद तो बिल्ली आराम से अपना पेट भर सकती है। बड़ा बढ़िया दिमाग लगाया था बिल्ली ने। ज़ेनरेन अपनी
कैट से कहता है कि देखो मुझे पता है कि तुम यहाँ पर भी रह के ना दूर दूर तक के सब जगहों पर नजर रख सकती हो, तो मैं बस तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम ना शेनलॉ के ऊपर अच्छे से नजर रखना। कभी बाय चांस अगर वो किसी मुसीबत में पड़ता है ना, तो मेरी परमिशन के बगैर तुम उसकी मदद करने के लिए चले जाना, क्योंकि मैं तो जल्दी उसके करीब नहीं जा पाऊंगा, लेकिन तुम हो जो उसके पास जाकर उसकी मदद कर सकती हो। ये सुनकर बिल्ली वहाँ पर अंगड़ाइयाँ लेते हुए कह रही थी कि ठीक है ज़ेनन, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, तुम्हारे काम को मैं मना थोड़ी ना कर सकती हूँ। इसके बाद हम किंशन सेट का सीन देखते हैं, जहाँ पर कई सारे पीक मास्टर और बाकी सारे मास्टर आपस में मिलकर बातें कर रहे थे कि अचानक से ये मास्टर कहाँ पर से आ गए, इनका ओरिजिन क्या है और ये लोग क्यों हमारे पर हमला करने आए। उसी के साथ साथ हमने कई सारे मास्टर के ऊपर हमला भी किया, लेकिन वो किंग वाला जो मास्टर था वो समुद्र के अंदर जा चुका है। इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं कि वो मर गया या फिर अभी भी जिंदा है, क्योंकि हमें उसकी लाश मिली ही नहीं। अगर वो मर गया होता तो उसके अंदर से उसका स्पिरिट कोर तो मिलता, जो कि बहुत ज्यादा कमाल की चीज है। हमें तो वो स्पिरिट कोर मिला ही नहीं। इसका मतलब हो सकता है कि वो किंग वाला जो मास्टर था वो अभी भी जिंदा हो। लेकिन ऐसा क्या हो गया किंग वाले मास्टर को मारते टाइम की शेनलॉ की ऐसी हालत खराब हो गई? वो करने क्या गया था वहाँ पर? तब एक दूसरा पीक मास्टर वहाँ पर कह रहा था कि मुझे लगता है ना कि शेनलॉ ने सभी को धोखा दिया। वो चुपके से गया किंग वाले मास्टर के पास और उसकी स्पिरिट को निकाल कर खुद ही खा गया ताकि वो अपनी पावर बढ़ा सके। उसने बाकियों को इसके बारे में बताने की कोशिश तक की नहीं की। ये बिल्कुल गलत काम किया है शेनलॉ ने और इसकी सजा उसे मिलनी चाहिए कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि किंग वाले मॉन्स्टर की स्पिरिट कोर को खाना और उसे कंडेंस करना बच्चों का खेल नहीं है। मुझे लगता है कि उसी को खाने की वजह से ना शेनलॉ की हालत खराब हो गई। उसके पूरी बॉडी के अंदर, जो कि सिर्फ हाई लेवल की बीस्ट की कोर को खाने के बाद ही हो सकता है। तो जहाँ तक मेरा शक ज्यादा है ये बात बिल्कुल कंफर्म होगी। लेकिन बाकी पीक मास्टर कहते कि तुम बिला वजह बिना कुछ चीज को सोचे समझे और बिना किसी सबूत के शेनलॉ के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते। वो बहुत अच्छा बंदा है और वो इस तरह की हरकत कभी नहीं करेगा। उसे अगर वो स्पिरिट को चाहिए भी होता ना तो वो सबसे कहकर मांग लेता, हम उसे वैसे ही दे देते। वो हमारे साथ ऐसा गद्दारी करते हुए उसे नहीं लेगा। इसलिए मेरे ख्याल से ये मैटर अभी तक के शांत नहीं हुआ है। हमें वापस से सारे के सारे पीक मास्टर और जितने भी मास्टर वगैरह हैं उन सभी को बुलाना चाहिए और इस मैटर पे और अच्छे से डिस्कस करनी चाहिए ताकि नतीजा निकाला जा सके कि ये मास्टर का आखिर मैटर क्या है। तब ज़ेनन के जो पुराने पीक का मास्टर था वो आकर यहाँ पर बाकी सारे मास्टर से कहता है कि मैंने सुना ज़ेनन और सिस्टर ज़ाओ अपना शेनमू पीक छोड़कर वहाँ से निकल चुके हैं, शायद वो इसी तरफ आ रहे होंगे। ये सुनकर बाकी सारे मास्टर हैरान हो जाते हैं कि क्या उन्होंने अपना शेनमू पीक छोड़ दिया, आखिर वो किस काम के लिए अपना शेनमू पीक छोड़कर यहाँ पर आ रहे हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है, उन्हें अपना शेनमू पीक नहीं छोड़ना चाहिए था। आखिर किसने परमिशन दी उन्हें कि वो अपना शेनमू पीक छोड़कर यहाँ तक के आ सकते हैं। बाकी मास्टर कह रहे होते हैं कि परमिशन की उन्हें कोई जरूरत नहीं है, सिस्टर ज़ाओ वहाँ की पीक मास्टर बन चुकी है तो उसे ये तो हक मिल ही गया है कि वो जब चाहे शेनमू पीक से निकल कर जहाँ जाना चाहती है वहाँ जा सकती है। इसी वजह से वो शेनमू पीक को छोड़कर ज़ेनन के साथ कहीं जा रही है। वो अब कहाँ जा रही होगी इसके बारे में तो हमें कुछ नहीं पता, लेकिन वो दोनों काफी कम एज के हैं तो उन्हें उतना ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, क्योंकि अगर वो शेनमू पीक से बाहर आते हैं तो बाहर तो सब लोगों के बीच में उनके चर्चे पहले से ही है। तो बाहर आने के बाद उन्हें बड़ा सावधान रहना पड़ेगा। अगर सावधानी नहीं बरतते हैं तो उनके साथ बड़ी मुसीबत भी हो सकती है। जिसके बाद हमें सिस्टर ज़ाओ और ज़ेनन को दिखाया जाता है जो अपना शेनमू पीक छोड़कर वहाँ से सिटी की तरफ बढ़ रहे थे ताकि देख सके कि असल में वहाँ का हाल क्या है। वो दोनों आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।